हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना SAE 3402, दैट इज एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स के कहाँ पे एटा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। इस SAE में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये SAE किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता, कौन इसका ध्यान रखेगा, इसकी बात होगा। तो उसके रिगार्डिंग में एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में आपका ये पूरा का पूरा समराइज है। SAE 3402, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो अपना इसको शुरू करते हैं अपना इस चार्ट के साथ में। देखिए गाइस, ये है हमारी यूज़र ऑर्गेनाइजेशन। यूज़र ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक एंटिटी है, ठीक है जी। उसके अंदर एक मिस्टर ए आए हमारे, वो कौन है, हमारे ऑडिटर साहब। तो इसको बोलते हैं हम यूज़र ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये हमारी ऑडिटर साहब, इसके ऑडिटर है। इसने इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, हमारी एंटिटी ने, इसने कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर्विसेज क्या करी, आउटसोर्स करी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर्विसेज क्या करी है, इसने आउटसोर्स करी है। अब देखना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर्विस आउटसोर्स करी है रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर्विसेज कोई भी इसने आउटसोर्स कर दी। अब एक चीज़ बताओ, किसको करी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। अब इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अगर इसको इसको सर्विस प्रोवाइड करनी है तो सिंपल सी बात है, इसको कुछ इंटरनल कंट्रोल्स भी लगाने पड़ेंगे। भाई इसको अगर सर्विस अच्छी प्रोवाइड करानी है तो इसको कुछ कंट्रोल सेट करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। यानी कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में क्या करता है ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसके कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स रेलिवेंट है किसके रिगार्डिंग में, इसकी रिपोर्ट, यानी कि ये ऑडिटर है इसका, इसको इस पे इसके ऊपर एश्योरेंस देना है। अरे सिंपल, इसका ऑडिट करना है ना, इसको, इस वाले मिस्टर ए को इसका ऑडिट करना है। तो इसको सारे कंट्रोल्स जो कि रिलेटेड है इसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर्विसेज है, यानी कि जो सर्विस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इसने आउटसोर्स करी थी, किसको, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ इंटरनल कंट्रोल्स लगाए होंगे, किस चीज़ के लिए, प्रोवाइड करने के लिए सर्विसेज, किसको, यूज़र ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो इन कंट्रोल्स का अच्छे से काम करना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर ये कंट्रोल्स ख़राब होंगे तो जो भी सर्विस देगा वो भी ख़राब ही जाएगी, इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। अब तो ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या कराता है, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक काम कराती है, एक काम करते हो, ये जो इंटरनल कंट्रोल्स है ना, इसके ऊपर एक रिपोर्ट ले लेती हूँ। बस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि मैं काम करती हूँ, इस इंटरनल कंट्रोल्स का, मेरे इंटरनल कंट्रोल्स का ही ऑडिट करा लेती हूँ, एश्योरेंस रिपोर्ट ले लेती हूँ एक। किससे लेती हूँ, CA साहब से। तो CA साहब आएंगे, रिपोर्ट देंगे, क्या क्या दे सकते हैं अभी बस इतना समझना, या तो टाइप 1 रिपोर्ट देंगे या फिर टाइप 2 रिपोर्ट देंगे, ठीक। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अब जो भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट होगा इन प्रैक्टिस, यानी कि CA साहब, तो उसके ऊपर जो SAE अप्लीकेबल, यानी कि जो भी उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा उसको बोलेंगे हम SAE 3402। मतलब सिंपल सा बात है, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, किसको, यूज़र एंटिटी को, यानी यूज़र ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको अच्छे इंटरनल कंट्रोल चाहिए। अब इस इंटरनल कंट्रोल को क्यों अच्छे चाहिए, क्योंकि इसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, किसको, यूज़र एंटिटी को। अब एक चीज़ बताओ, अगर इसके इंटरनल कंट्रोल ख़राब होंगे तो उसकी यूज़र एंटिटी के जितने फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, वो भी सारी ख़राब हो जाएगी। तो ये क्या कराता है, इस बात की पुष्टि करते हुए कि भाई मेरे इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, तो मैं तो नहीं बोल सकता ना, मेरे लिए तो सारी अपनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पूरी मेरे लिए तो अच्छी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, बस ध्यान रखना कौन से इंटरनल कंट्रोल, जो रिलेटेड है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यूज़र एंटिटी को। कौन से इंटरनल कंट्रोल, जो रेलेवेंट है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, किसको, टू यूज़र एंटिटी को। इन कंट्रोल्स के ऊपर मैं टाइप 1 या फिर टाइप 2 रिपोर्ट ले लूँगा, किससे, कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट, यानी कि जैसे CA साहब हमारे। तो इस CA साहब पे जो ऐसे एप्लीकेबल होगा, यानी कि ऐसे तो नहीं बोल सकते, SAE एप्लीकेबल होगा, जिस स्टैंडर्ड के तहत ये काम करेगा उसको बोलते हैं SAE 3402। तो यानी कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये होता है सर्विस ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल। अब तो इसके ऊपर कौन सा होगा, हमारा राज दुलारा SA 402 एप्लीकेबल हो जाएगा, किसके ऊपर, हमारे यूज़र ऑडिटर, जो मेन एंटिटी है हमारी, उसका जो ऑडिटर है उसके ऊपर जो एप्लीकेबल होगा SA, उसके ऊपर होगा 402 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि SAE 3402 एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है, वो होता है सर्विस ऑडिटर के ऊपर। अब एक चीज़ समझो, हमने अभी सुना कि ये तो टाइप, या तो ये टाइप 1 रिपोर्ट देगा या फिर ये टाइप 2 रिपोर्ट देगा।
अब ये टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट होती क्या है, ध्यान से सुनना, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो जी, टाइप 1 रिपोर्ट जब भी हम बात करते हैं टाइप 1 रिपोर्ट, इसका मतलब होता है जी रीजनेबल एश्योरेंस देना किस पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि उस एंटिटी का पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है, किसका डिस्क्रिप्शन यानी कि ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। दूसरा, डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल फॉर रेलेवेंट ऑफ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सिंपली बताऊँ, एक में तो आप देख रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि ओवरऑल, दूसरे में आपका उसका देख रहे हो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो टाइप 1 क्या लिख लेना, डिस्क्रिप्शन भी आएगा एंड डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन भी वो तो इम्प्लाइड है, वो भी आएगा। कंट्रोल जो कि रिलेटेड है, रेलेवेंट है, किससे रिलेटेड, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। तो टाइप 1 रिपोर्ट में तो आता है बस इतना। अब सर टाइप 2 रिपोर्ट में क्या आएगा, टाइप 2 रिपोर्ट में पता क्या आएगा, टाइप 1 डिस्क्रिप्शन यानी कि ओवरऑल, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट में आएगा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ डिज़ाइन इंटरनल कंट्रोल। तो अगर मैं बात करूँ इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, मैंने एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हायर करा, उससे मैंने बोला या तो टाइप 1 रिपोर्ट देगा, वो टाइप 2 रिपोर्ट देगा। टाइप 1 रिपोर्ट जब देगा उसमें वो क्या बताएगा, डिस्क्रिप्शन यानी कि ओवरऑल और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, पहली बात। दूसरा, उसका डिज़ाइन किस तरीके से हुआ है, ठीक, ये बताया, ख़त्म करेगा। जब टाइप 2 रिपोर्ट देगा तो टाइप 1 यानी कि डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, डिज़ाइन भी आ जाएगा, और उसकी इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी टाइप 2 रिपोर्ट्स में आ जाती है करके। चलिए, तो ये था इसका टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट कैसे कैसे देगा। तो ये पूरे एससीई का पूरा क्रक्स था। यहाँ तक जितना भी इसमें एससीई में हम आगे पढ़ने वाले हैं वो पूरा का पूरा यही है, बस ये था टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट्स। अब इसको ये तो पढ़ाने वाली की चीज़ कुछ है नहीं ऐसा। हु नीड्स एश्योरेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो ये यूज़र ऑडिटर होता है। ये था इसका एससीई का मेन क्रक्स, जो इसको मेन क्रक्स बोलते हैं ना इसको, वो था ये किस पर एप्लीकेबल होगा, भूलना मत, सर्विस ऑडिटर पे। अब बात करते हैं इस बैकग्राउंड के साथ में, अब पढ़ना शुरू करते हैं, आपको एक एक चीज़ क्लियर होती चलेगी। एससीई 3402 अप्लाइज होता है जब क्या, कब, जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज़ रेस्पॉन्सिबल हो जाती है किसके लिए, फॉर मेकिंग एन असर्शन, यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन देना अबाउट किसके बारे में, द सुटेबिलिटी ऑफ डिज़ाइन की, जनरली कंट्रोल्स ऑफ अ सर्विस, बस इतना याद रखना, बस यहाँ तक डॉट है, फिर आगे, जनरली कंट्रोल्स ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विच आर लाइकली टू बी रेलिवेंट टू यूजर एंटिटी एज इट रिलेट्स टू इस फाइनेंशियल, यानी कि उन इंटरनल कंट्रोल्स के रिगार्डिंग में बात कर रहा है जो इंटरनल कंट्रोल्स रेलिवेंट होते हैं किसके लिए, यूजर एंटिटी के लिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे लेट सपोज हमारी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, भाई हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या करा, अपने रूटीन नेचर के या फिर इसने अपने इंटरनल कंट्रोल चेक कराए, ध्यान से सुना बात को, या तो इसने रूटीन नेचर के इंटरनल कंट्रोल्स हो सकते हैं इसके, या फिर मैं बोलता हूँ पूरे इंटरनल कंट्रोल चेक करवाए, लेकिन इसने कहीं भी इसमें ये नहीं बताया कि ये जो है रेलेवेंट भी रहने वाले हैं किसके लिए, यूज़र एंटिटी के लिए। अरे सिंपल सी बात है, डेली बेसिस पे एक तरीके से चेकअप कराया, अपने से चेक कराया इसने अपने, तो ये एससीई 3402 में कवर होंगे, द आंसर इज़ नो, ये एसए 3402 में कवर नहीं होंगे। तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कौन से इंटरनल कंट्रोल वो चेक करा रहा है एमसीक्यू की रिगार्डिंग, क्योंकि अगर 4 या 6 नंबर का आया तो वो ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, क्योंकि फिर तो 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो एसए 3402 ये आपको याद होना चाहिए। अब सर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव किसके, एज पर एसए 3402, सुनना मेरी बात, आपको लेना है, ऑब्टेन करना है क्या, रीजनेबल एश्योरेंस किसके बारे में, और अबाउट द फॉलोइंग, कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम अच्छे से काम करता है नहीं, फेयरली प्रेजेंट है, उसका डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड सही से हुआ है नहीं, एंड गाइस लास्ट में क्या आएगा इसका, वेदर द कंट्रोल्स रिलेटेड टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम वर सुटेबली डिज़ाइन। अरे सिंपल ही बात है, एक में बोल रहा है वही वाली बात है डिस्क्रिप्शन, और एक में बोल रहा है सुटेबली डिज़ाइन हुआ है नहीं है, वेदर कंट्रोल्स रिलेटेड टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव वर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट लिख के दी है नहीं, पूरी की पूरी, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे, देख लो, ये इसके पूरे पूरे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। अब आफ्टर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस सर्विस ऑडिटर्स रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द अबाउ मैटर्स इंक्लूडिंग हिज फाइंडिंग, बात सिंपल, वही रिपोर्टिंग में ही आ जाएगा। देखो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सीधा सीधा लिंक करते हैं हमारी रिपोर्टिंग से। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन एंगेजमेंट अंडर एसएई 3402। अरे भाई बड़ा आसान है, आपको क्या करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ में, एथिकल रिक्वायरमेंट जो है ना हमारी उसके साथ में कंप्लाई कर लेना, मटीरियलिटी लेवल डिफाइन कर देना, एक्सेप्टेंस करना ऑफ टर्म्स की,
अरे ये तो आपको पता है ना, उनकी इंटीग्रिटी क्या है, एक्सेप्टेंस ए एंड सी में तो सब कुछ ही आ जाता है ना। उसकी इंटीग्रिटी क्या है, हमारा कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी कितनी रखते हैं हम, कुछ चेंजेस इन सर्कमस्टांसेज है क्या, और प्री कंडीशन वाला भी देख लेना, पर इतना सब नहीं लिखोगे तो तब भी चल जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, परफॉर्मिंग प्रोसीजर एंड ऑब्टेनिंग एविडेंस, ऑब्टेनिंग डब्ल्यू आर वाला इसको मार्क कर लेना, इसको आप बुक में से चाहो मॉड्यूल में से पढ़ लेना, मतलब पूरे पढ़ लेना ये, ऑब्टेनिंग डब्ल्यू आर के रिगार्डिंग। कंसिडरिंग सब्सिक्वेंट इवेंट, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होता है उसको भी कंसिडर में से लेना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसी के अंदर आप क्या ऐड कर सकते हो, आपने जो भी ऑब्टेन करे होंगे एविडेंसेस, किसके रिगार्डिंग में, डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग में, एक पॉइंट बन गया। आपने जो भी एविडेंस ऑब्टेन करे होंगे उसके डिज़ाइन के रिगार्डिंग, दो पॉइंट बन गए, और उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में, तीन पॉइंट तो यही बन गए आपके। ये आपको लिखना है, मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट भी लिखना है, तो ऐसे याद कर लेना, एथिकल रिक्वायरमेंट, मटेरियलिटी और एक्सेप्टेंस, ये तो आपको याद ही रहेंगे। फिर ये लिख देना, दो तीन पॉइंट, ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्शन, ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द डिज़ाइन, ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ये आपको कुछ ऑडिट बनेगी। आपको मैं इसका मतलब एक तरीके से क्वेश्चन बताऊँ तो ये है, हाउ सच इंगेजमेंट प्रोसीड, यानी कि SAE 3402 के जो इंगेजमेंट्स है वो कैसे प्रोसीड करते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन एंगेजमेंट अंडर SAE 3402। ये आपको कुछ कंसिडरेशन यानी कि कुछ बातें ध्यान में रखनी है। फिर आता है इसका मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिपोर्टिंग एज पर SA 3402। पहली बात तो जनरल एलिमेंट्स लिख दो, वही हमारे टाइटल, एड्रेसी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर, ये तो लिख दो ना। मैनेजमेंट की, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव वाली लिख देना। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ठीक है, जो आउटसोर्स करिए उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड रखना। और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट, आप यूज़र, आप उस सारी बात एक सेकंड समझना, यहाँ पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, यहाँ पर जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की देखनी है आपको, यूज़र एंटिटी की मत देखने लगना, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाली, यानी कि क्योंकि आप तो सर्विस ऑडिटर हो ना, तो आपके लिए जो मैनेजमेंट है वो रेलेवेंट कौन सा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, ठीक है जी। सर्विस प्रोवाइड भी करी है नहीं करी है, ये सारी देखोगे ना यार, कंट्रोल इन प्लेस है नहीं है, तो ये सब चीज़ आपको मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखना पड़ेगा। अब जो इसके स्पेसिफिक एलिमेंट्स इसमें आते हैं, ये तो सब जनरल आते ही हैं, टाइटल, एड्रेसी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट, प्लेस, साइज, ये तो सब में चलता है। अब SAE 3402 में स्पेसिफिक एलिमेंट्स क्या क्या इंक्लूड है देखते हैं जरा। इन द ओपिनियन पैराग्राफ में डिपेंडिंग अपॉन टाइप 1 या फिर टाइप 2 रिपोर्ट के हिसाब से शुड बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि एक्सप्रेस होना चाहिए आपका इन पॉजिटिव फॉर्म, दैट इज डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम दैट हैड बीन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड, कंट्रोल्स रिलेटेड टू कंट्रोल सब्जेक्टिव वर सूटेबली डिजाइन है एंड वर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अगर टाइप 2 है तो तभी आएगा ये वर्ड। आगे चलते हैं, अगर कोई लिमिटेशन आई है, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल्स शुड बी स्पेसिफाई, फॉर एग्जांपल दीज कंट्रोल्स आर डिस्क्राइब्ड एंड प्रिपेयर्ड टू मीट कॉमन नीड ऑफ द यूजर एंड द ऑडिटर। तो आपको छोटा सा इसको लो और बताओ, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है तुरंत काट कर दूसरे पॉइंट पे चल करो, आ रही है तो समझ के देख, एक मतलब समझ कर चलो। मैं आपको वैसे समझा दूँ तो लिमिटेशन है किसकी, ऑफ कंट्रोल्स की, शुड भी स्पेसिफाई होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा कि ये दीज कंट्रोल्स आर डिस्क्राइब्ड किए गए हैं एंड प्रिपेयर किए गए हैं किसके लिए, टू मीट कॉमन नीड, किसकी, हमारे यूजर्स की भी और हमारे ऑडिटर की भी, बस। अब आते हैं अगला पॉइंट, क्या बोला, ऑडिटर शुड इंक्लूड करनी चाहिए क्या, एक स्टेटमेंट दैट इंगेजमेंट वाज परफॉर्म एज पर SAE 3402 के हिसाब से हमने काम करा है, बस इतना बता देना, हमने कंप्लाई करा है सारी एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ में। अगर अब ये एक चीज़ समझ रहे हो, ये वाला इसको मार्क करना जी इंपॉर्टेंट, और इसको भी मार्क करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको तो चाहे जो हम लिखना भी मत, पर ये जरूर लिख देना। टाइटल, एड्रेसी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेस साइन, ये तो प्लेस साइन तो बाद में जाएगा, वो तो ऊपर लिख दोगे। उसके बाद में जो मेन स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, वो सबसे पहला पॉइंट क्या था, आपको अगर टाइप 2 रिपोर्ट है उसके हिसाब से बता दोगे भाई, अगर टाइप 1 रिपोर्ट है तो ऑपरेटिंग मतलब उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो फेयरली प्रेजेंट करता है, जो हमारा डिज़ाइन है वो सूटेबली डिज़ाइन, उसका जो डिज़ाइन है वो सूटेबल है। फिर अगर टाइप 2 रिपोर्ट है तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली,
अब अगर जो इसका मेन जो पॉइंट शुरू हो रहे हैं वो वाले, वो भी मेन थे, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है ये है, देखो, इफ़ सर्विसेज आर परफॉर्म्ड अ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन देन इट शुड बी रेफर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। आपने यूजर एंटिटी, इसने जो हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर्विस आउटसोर्स करी और इसने आगे कर दी, तो ध्यान रखना इसके भी इंटर कंट्रोल रेलिवेंट बन जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल बन जाएंगे। वो इसके पास आएगा, फिर वो इसके पास आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ये सब सर्विस बता रहा है कि आपको बस अपनी रिपोर्ट में रेफर करना है इन द ऑडिटर्स की रिपोर्ट। अब इस वाले को चांद सितारे लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? इफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम इंक्लूड द नीड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल, द सर्विस ऑडिटर शुड क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा दैट दे हैव नॉट ऑडिटेड या इवेल्युएट सच कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल एंड डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ दीज कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल। इंपॉर्टेंट हो, ये छोड़ो, मैं आपको 2 मिनट में मतलब सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। क्या भाई, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ये है हमारी यूज़र एंटिटी, ये है हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये इसको कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, बिल्कुल करती है। क्या दे रही है इसको? सर्विस दे रही है। अब एक चीज़ समझो बाबू भाई, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल तो हम बोल रहे हैं रेलेवेंट है, बिल्कुल रेलेवेंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट है। पर ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोल रहा है कि जब मेरी रिपोर्ट पढ़ोगे ना, तो कुछ ऐसे कंट्रोल्स हैं जो यूज़र एंटिटी के अंदर भी सही से होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री यूज़र एंटिटी कंट्रोल, तो कुछ ऐसे कंट्रोल्स हैं यूज़र एंटिटी कंट्रोल्स, इसको बोल रहा है कि ऐसा मत सोच लेना कि मैंने उन यूज़र एंटिटी के कंट्रोल्स को भी इवेल्युएट करा है, ना ना ना। मैं बोल रहा हूँ ये रही मेरी रिपोर्ट, इसके हिसाब से मैंने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टाइप 1 या फिर टाइप 2 रिपोर्ट बना कर दे दी, इसको रेफर कर लो। पर ये बोल रहा है मेरी रिपोर्ट के साथ साथ मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री यूज़र एंटिटी ऐसे कंट्रोल्स हैं जिसको मैंने इवेल्युएट नहीं करा है, तो उनको भी उसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि उसके भी कंट्रोल्स एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस बनाने में हेल्प करते हैं। यानी कि जैसा लेट्स सपोज इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को डेटा है, ठीक, अगर इसके पास ये डेटा ही सही से नहीं पहुंचा, पेरोल का काम दे रखा आपने, पेरोल, अब इसने अगर एम्प्लॉय की डिटेल वगैरह ही सही से नहीं पहुंची, इसके पास अगर नहीं पहुंची, और इस मतलब इसने कुछ ऐसे कंट्रोल्स लगा रखे थे जिससे कि इसके पास अपने आप वो काम पहुंच जाएगा कंट्रोल से। तो अगर वो डाटा इसके पास सही से नहीं पहुंचा, यानी कि इसके कंट्रोल्स ख़राब है नहीं, तो जो इसके पास पहुंचेगा वो ये करेगा, और जो इसके पास होगा उस हिसाब से इसने इंटरनल कंट्रोल लगाए होंगे, और इसके इंटरनल कंट्रोल की वजह से इसने उस इंटरनल कंट्रोल्स पर रिपोर्ट दी होगी, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी। तो ये बस यही बोल रहा है कि कुछ यूज़र एंटिटी के कॉम्प्लीमेंट्री यूज़र एंटिटी कंट्रोल भी है, उनको भी ध्यान में रखना, कॉम्प्लीमेंट्री यूज़र एंटिटी के कंट्रोल्स। अब इसमें एक टाइप 2 रिपोर्ट वाले के रिगार्डिंग में एक चीज़ लिखी हुई है, इन केस ऑफ टाइप 2 रिपोर्ट व्हेन सर्विस ऑडिटर इज ऑल्सो एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन एन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, किसकी? कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में, ही शुड इंक्लूड करना चाहिए उसको एक सेपरेट सेक्शन। इन केस ऑफ टाइप 2 रिपोर्ट ही शुड इंक्लूड अ सेपरेट सेक्शन आफ्टर द ओपिनियन पैराग्राफ विच डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट वर परफॉर्म्ड एंड रिजल्ट ऑफ दोज टेस्ट। तो इन केस ऑफ टाइप 2 रिपोर्ट में अगर आपसे पूछा कि एडिशनली क्या देता है, तो ये देता है ही शुड इंक्लूड, एक ओपिनियन पैराग्राफ के बाद करता है, ये भी ध्यान रखना, आफ्टर द ओपिनियन पैराग्राफ क्या करेगा कि मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाए हैं और उसके रिजल्ट्स ये रहे। अब सर जी एक लास्ट चीज़ बताती है, मॉडिफाइड ओपिनियन कब आ सकता है? अगर सर्विस ऑडिटर अनेबल हो जाए ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, या फिर आपका डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट ना हो, तब मॉडिफाई कर सकता है। आपको पता है ना, ओपिनियन होते हैं अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड, 2 प्रकार के, और मॉडिफिकेशन में आता है क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। ये पूछ रहा है मॉडिफिकेशन के, तो कब कब कर सकता है? जो आपका डिस्क्रिप्शन है वही फेयरली प्रेजेंट ना हो, जो आपका डिज़ाइन है वो सूटेबली डिज़ाइन ना हो, और ऑपरेटेड इफेक्टिवली ना हो, तो ऑडिटर ना अनेबल हो गया अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने से, आप मॉडिफाइड कर देना। या फिर सर्विस ऑडिटर कंक्लूड करते वही लिखिए, डज नॉट प्रेजेंट फेयरली, सूटेबली, डज नॉट ऑपरेट इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड। ये था आपका SAE 3402। तो मैं तो बताऊंगा इस चार्ट को अगर आप याद कर लेते हो तो आपको ये SAE कहीं नहीं भूलोगे, कभी भी नींद में भी उठा के पूछोगे तो तब भी आप बता दोगे। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना।